चैप्टर नंबर 6 ऊतक टिश्यूज। हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या दो पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव में सभी मौलिक कार्यों को एक ही कोशिका करती है। उदाहरणार्थ अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन ग्रहण करने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया जैसी क्रियाएं संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाओं में कुछ विशिष्ट कार्यों को ही करने की क्षमता होती है। सभी विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किए जाते हैं। कोशिकाओं के ये समूह विशिष्ट कार्यों को ही दक्षतापूर्वक संपन्न करने में सक्षम होते हैं। मनुष्य में पेशीय कोशिका फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे गति उत्पन्न होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक के रूप में कार्य करती है, जबकि रक्त, भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं सदैव एक समूह के रूप में रहती है, जो एक विशेष तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है। इससे हमें पता चलता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा पूरा किया जाता है। कोशिकाओं के इस समूह को ऊतक कहते हैं। एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होने के कारण ये ऊतक अधिक दक्षता के कार्य करते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऐसे ऊतकों के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो एक समान आकृति की होती है और किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? आइए अब हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनकी कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं एक जैसी होती है? क्या दोनों एक जैसे कार्य करते हैं? दोनों में एक स्पष्ट अंतर यह है कि पौधे स्थिर होते हैं और वे गति नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्राय मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। इन्हें पौधों की अपेक्षा ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के अनुसार एक भिन्नता और है। पौधों की वृद्धि कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक तो जीवन भर विभक्त होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धित अथवा विभाजितक स्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि एक जैसी होती है, अतः जंतुओं में विभाजित तथा अविभाजित क्षेत्रों की कोई भी सीमा निश्चित नहीं होती। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पदार्थों की तुलना में जटिल जंतुओं में बहुत ही विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन करने की विभिन्न विधियों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूल होते हैं। जटिल जंतु तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों के अवधारणा के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। पादक ऊतक, विभाजितक, क्रियाकलापवन। हम शिशु के दो जार लेते हैं और उन्हें पानी से भर देते हैं। अब दो प्याज लेते हैं और दोनों जारों के ऊपर इस प्रकार रख देते हैं जैसे कि चित्र में दिखाया गया। कुछ दिनों तक रोजाना दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं। हम पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल्य की लंबाई मापते हैं। जार 2 में रखी प्याज की लंबाई को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट देते हैं। इसके साथ दो जारों में रखी गई प्याज की मूलों की लंबाई का 5 दिनों तक अवलोकन कीजिए और उनमें हुई प्रतिदिन की वृद्धि के मापों को नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अपने निरीक्षण के आधार पर दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। कौन से जार में रखी प्याज की मूल सबसे लंबी है? जब हम मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेते हैं तो क्या फिर वह वृद्धि करती रहती है? जब हम दूसरे जार से रखी प्याज के मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो क्या वह वृद्धि करना बंद कर देगी? पौधों में वृद्धि कुछ सीमित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले विभाजित
ऊतकों के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभाजितक मेरिस्टेमिक टिश्यू भी कहते हैं। विभाजितक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है: शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्व तथा अंतःविष्टि। विभाजितक के द्वारा निर्मित कोशिकाएं प्रारंभिक अवस्था में बीजोत्पादों की तरह होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती है परिपक्व होती जाती है, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। प्रो के शीर्षस्थ विभाजितक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में उपस्थित रहता है और वह इनकी लंबाई को बढ़ाता है। तने की परिधि या मूल्य में वृद्धि होने का मुख्य कारण पार्श्व विभोजतक कैम्बियम ही होता है। अंतःविष्टि विभोजतक कुछ पौधों में पर्व संध्या के पास पाए जाते हैं। अंतःविष्टि विभोजतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास एक भी रसधानी नहीं होती है। क्या हम यह जानते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है? अस्थायी ऊतक विभोजतक द्वारा बनी कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ये किसी विशिष्ट कार्य को करती है और विभाजित होने की अपनी शक्ति खो देती है। इसके फलस्वरूप ये अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। इस प्रकार कोई विशिष्ट कार्य के करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की यह क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। विभाजितक कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक प्रकार के अस्थायी ऊतक निर्माण करती है। पैराग्राफ 2, एक पौधा का तना लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले पतले कुछ सेक्शन काटिए। अब इन सभी सेक्शनों को सर्पिल से रंजित कीजिए। एक अच्छी तरह से काटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखिए और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालिए। उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख दीजिए। एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का निरीक्षण कीजिए। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन कीजिए और उनके विनाशों को देखिए। उपरोक्त चित्र से इसकी तुलना कीजिए। अब अपने निरीक्षण के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक समान होती है? कितने प्रकार की कोशिकाओं को आंखों से देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं? कोशिकाएं इतने प्रकार की क्यों होती है? हम पौधों की मूलों का सेक्शन काट सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने के सेक्शन काटने की कोशिश भी कर सकते हैं। सरल स्थायी ऊतक एपिडर्मिस की नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेकाइमस सबसे अधिक पाए जाने वाले सरल स्थायी ऊतक हैं। ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से ही बने होते हैं। ये जीवित कोशिकाएं होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है तथा इन कोशिकाओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। यह ऊतक पौधों को भोजन का भंडारण करने में सहायता करता है। कुछ पैरेकाइमम ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरोकाइमा हरित ऊतक कहते हैं। जलीय पौधों में पैरेकाइमम की कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी बड़ी गुहिका कैविटीज स्थित होती हैं जिनके कारण ये जल में तैरते हैं। इस प्रकार के पैराकार्नियम को एरिकार्नियम कहा जाता है। पौधे में लचीलापन कैलेकाइमन नामक एक अन्य स्थायी ऊतक के कारण होता है। यह ऊतक पौधों के विभिन्न भागों पत्ती तना में बिना टूटे लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और किनारों पर अनियमित ढंग से मोटी होती है। इन कोशिकाओं के मध्य बहुत कम स्थान होता है। स्क्लेरोकाइमा नाम का एक अन्य ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। नारियल का रेशायुक्त छिलका स्क्लेरोकाइमा ऊतक का बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिगड़ के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां इतनी अधिक मोटी होती है कि कोशिकाओं में कोई आंतरिक स्थान नहीं बचता। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में पाया जाता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। किरेक्लाप्तियन रियो की ताजा तोड़ी हुई एक पत्ती लीजिए। इसे दबाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकालना है। इस छिलकों को अलग करके पानी की भरी हुई एक पेटी डिश में रखिए। इस पानी में कुछ बूंदे
सैफरनिन की एक के घोल की डालिए। कुछ समय लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को एक स्लाइड पर रख दीजिए तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढक दीजिए। अब इसका अर्थ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन कीजिए। आपको दिखाई देने वाली कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिसी है। एपिडर्मिसी पर्याय कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिसी थोड़ी मोटी हो सकती है, जो जल की क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधों की पूर्ति सतह एपिडर्मिसी से ढकी होती है। यह पौधों के प्रत्येक भाग की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पादपों की बाहरी सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोध परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं पर रक्षा करने का उत्तरदायित्व होता है, इसकी कोशिका बिना किसी अंत कोशिका स्थान के अक्षीण परतों का निर्माण करती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाहरी तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों की तुलना में मोटी होती है। पत्ती की एपिडर्मिस में हमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को 2 वृक्काकार कोशिकाएं घेरी रहती है। इन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। वाष्प उत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना की प्रक्रिया भी स्टोमेटा के कारण ही होती है। पानी को सोखने का कार्य जड़ों को एपिडर्मल कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। उनमें बाल जैसे कुछ प्रवर्त होते हैं, जिससे जड़ों की अवशोषक सतह में वृद्धि हो जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्योटिन नामक पदार्थ का लेप होता है। यह एक जाल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं? क्या किसी पेड़ की बाह्य शाखा की परत नए तने की बाहरी परत से भिन्न प्रकार की होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती जाती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। द्वितीयक विभाजक की एक पट्टी जो कोटेक्स में होती है, कोर्क नामक कोशिकाओं की परत बनाती है। इस कोर्क झाल की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये अतः कोशिकीय स्थानों के बिना भी व्यवस्थित रहती है। इनकी भित्ति पर सुब्रण नामक पदार्थ होता है। वह इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। जटिल अस्थायी ऊतक। अब तक हमने एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए विभिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार किया है, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण अस्थायी ऊतक कहा जाता है। दूसरी तरह के अस्थायी ऊतकों को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और ये सभी मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों ऊतकों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो उन्हें स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। दिए गए एक चित्र में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हमें संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं? चित्र ए, बी और सी में दिखाए गए जाइलम ट्रेक्टिड वाहिका जाइलम पैरागोनियम और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बने होते हैं। ट्रेक्टिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। ट्रेक्टिड और वाहिकाएं की संरचना नलिकाओं के आकार की होती है। इन वाहिकाओं द्वारा ही पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरिकाइनम भोजन का संग्रहण करता है। जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का ही कार्य करता है। फोलेम निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। अवयव से मिलकर बनाता है। चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लेम पेरिकाइनम तथा फ्लेम रेशे चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली कोशिका होती है और यह नलिकार होती है। फ्लेम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। फ्लेम रेशों के अतिरिक्त सभी फ्लेम कोशिकाएं जीवित होती हैं। जंतु ऊतक। हम सांस लेते समय अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। हमारे शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं,
इसके लिए हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें पेशी कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं के फैलने और सिकुड़ने से अंगों में गति उत्पन्न होती है। सांस लेते समय हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह कहाँ जाती है? यह ऑक्सीजन फेफड़ों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? माइटोकॉन्ड्रियम का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। शरीर में रक्त विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा कर एकत्र तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त और पेशियां हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के दो उदाहरण हैं। उनके विभिन्न कार्यों के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के विषय में चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संजोई ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संजोई ऊतक का एक प्रकार होता है, जबकि पेशी ऊतक का ही एक प्रकार होता है। एपिथेलियम ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाहर सुरक्षा प्रदान करने वाले ऊतकों को एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ये ऊतक शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये विभिन्न शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। मुंह, वृक्की नली, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, त्वचा, फेफड़ों की कुप्पिका आदि सभी एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे के पास होती है और ये एक अनवरत परत निर्मित करती है। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ बहुत कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच स्थान भी कम होता है। अतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या शरीर से बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके परिणाम स्वरूप ही इन कोशिकाओं के बीच की प्रांगणता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक ब्राह रेशेदार आधार झिल्ली से उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। दिए गए चित्र में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न होती है। उनकी संरचनाएं उनके कार्य पर निर्भर करती है। उदाहरण अर्थ कोशिकाओं की रक्त नलिका स्तर या कुपिका में जहाँ पर पदार्थों का संवहन वर्णात्मक प्रागंभ झिल्ली द्वारा होता है वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं ही होती है। इन चपटी कोशिकाओं को सरल शल्की एपिथेलियम कहते हैं। यह अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का स्तर इन्हीं शल्की एपिथेलियम से ढका रहता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा भी इन्हीं शल्की एपिथेलियम की बनी होती है। इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं कई परतों में व्यवस्थित होती है। कई परतों में व्यवस्थित होने के कारण इन्हीं स्तरित शल्की एपिथेलियम कहते हैं। जहां अवशोषण और क्षार होता है वहां लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं विद्यमान रहती हैं, जैसे आंत का भीतरी स्तर। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षभाव होते हैं। चौबाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये पक्षभाव गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। एपिथेलियम को पंचभावी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। घनाकार एपिथेलियम वृक्क नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करता है और उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है और पदार्थों का सर्व कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की तरफ मुड़ा होता है और एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथि एपिथेलियम कहलाता है। संयोजी ऊतक रक्त संयोजी ऊतकों का एक ही प्रकार है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? इस अध्याय के आरंभ में दी गई भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं आपस में थोड़ी सी जुड़ी होती हैं और अंतःकोशिकीय आधारित में धसी होती है। ये कोशिकाएं
आधारती जलीय की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधारती की प्रकृति भी विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्यों के अनुसार परिवर्तनशील होती है। क्रियाकलाप 4 रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लीजिए और उसमें विद्यमान विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। रक्त का तरल आधारती भाग प्लाज्मा कहलाता है। इससे प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स सम्मिलित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी मौजूद होते हैं। रक्त शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। अस्थि भी संयोजी ऊतक का ही एक उदाहरण है। यह पंजन का निर्माण कर शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। यह मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देते हैं। यह ऊतक बहुत ही मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग होते हैं? अस्थि कोशिकाएं कठोर आधारती में धसी हुई होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती हैं। दो अस्थियां परस्पर एक दूसरे से अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है जिसे स्नायु अस्थि बंधारण तंतु कहते हैं। स्नायु नामक यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। इसमें आधारती बहुत कम होती है और अस्थियों से जोड़ती है। कंडरा भी एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। कंडरा एक मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार ऊतक होता है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक उपास्थि कार्टिलेज है। इसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इस ऊतक की ठोस आधारती प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। यह आधारती अस्थियों के विभिन्न जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि कान, कंठ, नाक और श्वास नली में भी मौजूद होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए ये दोनों ऊतक आपस में किस प्रकार भिन्न। एरियोलर नामक संयोजी ऊतक हमारी त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में उपस्थित होता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। यह ऊतक आंतरिक अंगों को सहारा और ऊतकों की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होती है? वसा का संग्रह करने वाला वसा समय ऊतक त्वचा के बीच आंतरिक अंगों के मध्य उपस्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की गुलिकाओं भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊतक उसमें कुचालक का कार्य भी करता है। पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं से बना होता है। इसे पेशीय रेशा मस्कुलर फाइबर भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में गति उत्पन्न करता है। पेशी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके संकुचन तथा प्रसार के कारण गति पैदा होती है। इसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। अपने कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैरों की पेशियों को हम आवश्यकता पड़ने पर इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं अथवा उनकी गति को रोक सकते हैं। ऐसी पेशियों को ऐच्छिक पेशी वॉलटरी मस्कुल कहते हैं। इनको कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि यह हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति में सहायता करती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धाराएं की तरह लगती है। इसी कारण इन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। इस ऊतक की सभी कोशिकाएं बेलनाकार, लंबी, शाखा रहित और बहुनाभी होती है। आहार नली में भोजन का प्रभाव अथवा रक्त नलिकाओं के प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं होती है। हम स्वयं इन गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि हम इन गतियों को अपनी इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति पर नियंत्रण रखती हैं। यह ऊतक आँख की पलक मूत्रवाहिनियां और फेफड़ों की श्वसनी में भी विद्यमान होता है। इसकी कोशिकाएं लंबी होती है और इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है। एक केंद्रीय होती है। इन्हें आरेखित पेशियां भी कहते हैं। इन्हें आरेखित पेशियां क्यों कहते हैं? हृदय में उपस्थित पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक हृदय पेशियां कहते हैं। हृदय पेशियों की कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। क्रियाकलाप 5 विभिन्न प्रकार के पेशीय ऊतकों की संरचना की परस्पर तुलना कीजिए और उनके आकार, केंद्र की संख्या तथा कोशिका में केंद्र की स्थिति को भी नोट कीजिए। तंत्रिका ऊतक। सभी कोशिकाएं उत्तेजन के
अनुकूल प्रतिक्रिया करने में सक्षम होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाती है और ये इस उत्तेजन को बहुत जल्दी पूरा शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाती है। मस्तिष्क, मेरुरज्ज तथा तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतकों से बनती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में कोशिका केंद्रक तथा कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म उपस्थित होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसे अनेक शाखाएं निकली होती है। प्राय सभी न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सोन कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें अपनी पेशियों की इच्छा अनुसार गति कराने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक होता है। इसके साथ ही यह संयोजन उत्तेजन के अनुसार जंतुओं को भी गति भी प्रदान करता है।